जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम स्टूडेंट्स को बीजी लर्नर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आज बाकायदा जो है वो हम बीकेएस सिस्वी पेंटिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। बीजी लर्नर्स के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये 2008 से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं जो हमारे क्वालिफाई कर चुके हैं और पूरे मिडल ईस्ट में जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें जो आज हम आपके टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करें तो पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस के अंदर जो पहला चैप्टर है उसका टाइटल है क्रोयन। आप सब लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कोई भी चीज जो है, चाहे वो मेटालिक है चाहे वो नॉन मेटालिक है, वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। ज्यादा दूर ना जाएं, आप देखें, आप एक आयरन बार लें, लोहे का एक टुकड़ा, उसको ओपन एयर में रख दें। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो आयरन बार थी, जो इब्तदाई तौर पर सपोज 14 mm मोटी थी, जब उसको जंग लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी थिकनेस कम होती चली जाती है। वो आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर डिग्रेडेशन का शिकार होता चला जाता है। वो आयरन आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होता चला जाता है और एक वक्त आता है कि जो इब्तदाई तौर पर 14 mm मोटी आयरन बार थी, वो कम होती होती जो है वो 9, 8, 7 इस तरह ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ, क्योंकि स्लो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, तो इसमें वक्त तो लग जाता है, लेकिन आहिस्ता 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 जो है वो जो भी मेटालिक सब्सटेंसेस हैं या इवन नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस हैं, सब की सब आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होती चली जाती हैं, डिग्रेड होती चली जाती है। तो ये बात ये समझाने का मकसद ये है कि आप क्रोयन को बेसिक इस पैराए में देखें कि क्रोयन एक ऐसा अमल है जिसमें आपकी मेटल आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होती है और डिग्रेडेशन के नतीजे में आपने देखा उस मेटल को जंग लग रहा होता है। अब वो जो जंग है, जंग आमतौर पर मेटालिक ऑक्साइड को कहा जाता है, यानी जो भी मेटल है जब उसको जंग लगता है तो वो मेटालिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाया करती है। जैसे आयरन है, आयरन बार की हमने बात की, तो आयरन बार को जब जंग लगेगा तो जंग तब लगेगा जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करेगा, ये मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये डिग्रेडेशन हो रही होती है। लिहाजा आपकी बुक में तो उन्होंने बड़ा अच्छा लफ्ज लिखा, उन्होंने कहा जी डिग्रेडेशन ऑफ अ मेटल। क्रोयन को डिफाइन करते हुए क्या लिखते हैं? डिग्रेडेशन ऑफ अ मेटल। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ये आपका चैप्टर नंबर 1, यहाँ से उसने डेफिनेशन लिखी है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट की है जी। डिग्रेडेशन ऑफ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मींस, ये मुकम्मल एक डेफिनेशन लिखी है। इस डेफिनेशन को हम गौर समझने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा कि डिग्रेडेशन ऑफ मेटल यानी मेटल आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होती है, मेटल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिग्रेड होती है, या मेटल आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट होती है, या मेटल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑक्सीडेशन का शिकार होती है। अब ये जो अल्फाज मैंने बोले, डिटेरियोरेशन, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन या रस्टिंग ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ मेटल जो है, दिस इज कॉल्ड द क्रोयन। इस ये जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी, ये बड़ी एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है। इसमें उन्होंने वो वजूहात, वो मैकेनिज्म भी बताए जिनकी वजह से ये डिग्रेडेशन होती है, जिनकी वजह से ये डिग्रेडेशन होती है। जैसे उसने लिखा है कि बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मींस, यानी मींस कहते हैं जराए, वो वजूहात, वो मैकेनिज्म्स जिनके तहत ये मेटल जो है वो डिग्रेड होती है। अब वो जो जराए या वो वजूहात, वो मैकेनिज्म कौन से हैं? नीचे वाली लाइन में वो लिखता है कि फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट इज ऑब्वियस दैट टू
मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व। कहते हैं इस डेफिनेशन से बड़ा वाज़ेह पता चल रहा है कि दो मैकेनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। पहला मैकेनिज्म इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है और जो दूसरा मैकेनिज्म है वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। लिहाजा यहाँ इन दोनों पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये बात तो रोजे रोशन की तरह यहाँ हो चुकी कि कोई भी मेटल डिग्रेड तब होगी जब उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा उसमें और दूसरा केमिकल रिएक्शन होगा। ये दोनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व होंगे तो डिग्रेडेशन होगी, ये दोनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व होंगे तो मेटालिक ऑक्साइड्स बनेंगे। ये दोनों मैकेनिज्म यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे तो मटेरियल जो है वो डिग्रेडेशन, डिटेरियोरेशन या ऑक्सीडेशन का शिकार होंगे, या मेटल जो है उसको जंगारी का अमल तब होगा जब इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा और दूसरा केमिकल रिएक्शन होगा। लिहाजा इस अभी तक जो हमने सीखा, दो मोटी चीजें सीखी। एक हमने सीखा कि जी मेटल कोई भी हो वो करोड होती है, वो डिग्रेड होती है, लेकिन डिग्रेडेशन के इस अमल में दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले बताएं जी क्रोयन में कितने मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, तो याद रखिए दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं। पहले मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट, और दूसरे मैकेनिज्म को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। दूसरे मैकेनिज्म को क्या कहते हैं जी? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। सो दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं। यस सर। और एक डेफिनेशन होगी। माजिद और आप सब लोगों के पास 1-2 सेकंड है, आप रिपीट करें मेरे साथ और इसको याद करें। मैंने अभी आपसे डेफिनेशन ये सुननी है कि क्रोयन क्या होती है। डिग्रेडेशन ऑफ अ मेटल by chemical or electrochemical means is called the corrosion. Degradation of metal by chemical or electrochemical means, ठीक है, is called corrosion. तो ये corrosion की डेफिनेशन हो गई जी। माजिद आप बताएं बेटा, सुनाएं। Degradation of metal by chemical or electrochemical means is called corrosion. Is called corrosion. So definition से हमें दो चीजें पता चली कि there are two mechanisms which are involved in the corrosion process. कि corrosion process के अंदर दो mechanism involved हैं. The first one is the electrical circuit and second one is chemical reaction. इसका मतलब इन दोनों mechanism को next portion में हम डिटेल से सीखेंगे, क्योंकि देखिए बीमारी की वजूहात का पता होना तो उसका इलाज करना आसान है। अब क्रोयन का इलाज हमने करना होता है पेंट करके। समझे सर, किसी भी मेटालिक सबस्ट्रेट को पेंट किया ही इस वजह से जाता है ताकि उसको करोड होने से बचाया जा सके, उसको करोड होने से बचाया जा सके, उसको क्रोयन से बचाया जा सके, उसको जंग लगने से बचाया जा सके, उसके मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो बनते हैं उनसे बचाया जा सके। अब देखना एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। आपने देखा होगा ये जो मेटल्स हैं, सपोज आयरन की अगर बात करें, थोड़ी मेटलर्जी का टच देते हैं। आयरन जो है वो बने बनाए आयरन आपको पहाड़ों से या माइनिंग करने से तो नहीं मिलता ना। कभी तो ऐसा नहीं हुआ कोई टीआर गार्डर कोई बना बनाया पाइप जो है वो आपको पहाड़ों के अंदर से ही मिल जाए, ऐसा नहीं है। क्या होता है बेसिकली, जब आयरन आप लेना चाहते हैं तो आयरन के ओर्स मिलते हैं आपको, और वो ओर्स नेचुरली जो है वो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। वो ओर्स क्या होते हैं? नेचुरली मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब वो मेटालिक ऑक्साइड्स को फिर आप क्या करते हैं? भट्टी में डालते हैं। भट्टी में डालने के बाद जो है वो उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, और बल्कि उसके साथ किसी दूसरी मेटल को मिलाकर आप उसको दूसरी शेप में ले गए, ऐसे स्टील में बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की स्टील होती है, माइल्ड स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, लो अलाई स्टील है, या इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो स्टील्स आप बनाते हैं। तो उसमें सिर्फ आयरन तो नहीं डालते हैं, हाँ अलबत्ता 90% किसी में 99.5%, इस तरह मुख्तलिफ कंपोजिशन है, मुख्तलिफ परसेंटेज है। जब आप आयरन डाल रहे होते हैं और साथ में उसमें कभी कार्बन डाल रहे होते हैं, कभी प्लाटिनियम डाल रहे होते हैं, कभी टाइटेनियम डाल रहे होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ जो है वो मेटल्स उसमें ऐड की जाती हैं। फिर दो मुख्तलिफ मेटल्स को मिलाकर आप अलाय बना लेते हैं। एक अलाय जो है वो याद रखें, अलाय तब बनता है जब दो मुख्तलिफ मेटल्स को जोड़ा जाए और उनके नतीजे में जो है दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जोड़ा जाए तो उनके नतीजे में जो चीज मिलती है उसे अलाय बोलते हैं। तो याद रख लें, स्टील अलाय है, स्टील मेटल नहीं है, लेकिन जो आयरन होता है वो आयरन मेटल होता है। ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, बताएं जी
क्या स्टील मेटल है? तो याद रखें स्टील मेटल नहीं है। मेटल तो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, और मेटल्स जब पाई जाती हैं कुदरती तौर पर तो वो मेटालिक ऑक्साइड्स की सूरत में होती है। वो तो बाद में जब हम उसको मेटल को भट्टी के अंदर डाल के जो है वो बनाते हैं, मेटल को जुदा करते हैं, तो तब वो मेटल, अब जब वही मेटल को टेम्परेचर मिलता है, एनवायरनमेंट में आती है, तो उसको ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, तो वो मेटल फौरन रिएक्टिव हो जाती है और दोबारा से अपने ओरिजिनल स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। यानी जो पहले मेटालिक ऑक्साइड था उसको आपने मेटालिक सब्सटेंस में तब्दील किया, और फिर जब उसको दोबारा ऑक्सीजन अवेलेबल हुई, टेम्परेचर अवेलेबल हुई, तो उसने मिट लगाया, वापस से रिवर्स हुई और मेटालिक ऑक्साइड्स बन जाते हैं। और फिर इस दफा वो मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो जंग की सूरत अख्तियार कर जाते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है जो चलता है। बहरहाल अभी हमने जो सीखा वो हमने ये सीखा कि क्रोयन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर किसी भी मेटल जो है उस मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं, या वो मेटल क्रोड होती है, और क्रोड होने की वजह डिग्रेडेशन है, और इस डिग्रेडेशन की मेन वजह जो है वो दो मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और दूसरा मैकेनिज्म हमने पढ़ा केमिकल केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन। बात क्लियर होगी जी सबको? जी आगे सर। बढ़े। उसके बाद अभी हम पहले मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं जी। डिटेल के साथ कि पहला मैकेनिज्म, जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है पहला मैकेनिज्म। कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट। ऐसे करते हैं, बल्कि इस मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले ना हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं। इस वीडियो क्लिप को आप देखेंगे ये किस तरह जो है ये कोई भी सब्सटेंस जब एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, तो एनवायरनमेंट में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट और एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन, और ये वो किस तरह असरअंदाज होते हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह असरअंदाज हो रहे होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, और उसके नतीजे में जो है वो क्रोयन का अमल हो रहा होता है। तो एक छोटी सी जो है ना वो कार्टून पर मुश्तमिल एक छोटी सी वीडियो है, इसको देखे और फिर आपने बताना है कि जनाब ये एक फेमस गैराज है। यहाँ जरा गौर कीजिए क्या लिखा है कि व्हेन अ पीस ऑफ आयरन, अगर हम किसी थोड़े से टाइम के लिए किसी भी आयरन के एक टुकड़े को अगर हम ओपन रखते हैं, हवा में रखते हैं, तो फिर क्या होता है? फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, एक ब्राउन सी सब्सटेंस जो है उसकी एक फिल्म सबस्ट्रेट के ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। और ये बाकायदा उसने रस्ट के बड़े बड़े निशान जो है ना ब्राउन ब्राउन से इस रोबोट के ऊपर आप देख रहे हैं बन गए हैं, इसको रस्ट का नाम दिया जा रहा है। और रस्ट बेसिकली क्या है? ये आयरन जो है वो हवा में जब हमने उसको बाहर ओपन रखा तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया है और आयरन ऑक्साइड बनाए हैं। वो आयरन ऑक्साइड ब्राउन कलर की सब्सटेंस में रस्ट की सूरत में जो है वो हमें नजर आ रहा होता है। जरा गौर कीजिए, वो कहता है कि रोबोट कहता है कि मैं बड़ा खुशहाल था, मैं अपनी प्योर मेटालिक फॉर्म में मौजूद था और मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई रस्ट मौजूद नहीं था। लेकिन जब मैं एनवायरनमेंट का हिस्सा बना तो एनवायरनमेंट में दो चीजें पाई गई जो मेरी दुश्मन थी। वो दो चीजें क्या थी? नंबर एक जी वाटर वेपर्स है, वाटर जो वेपर। नंबर एक वाटर वेपर्स है देखे, और ये वाटर वेपर्स याद रखें आगे जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें एक तीसरा एलिमेंट है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो वाटर वेपर्स जो है वो एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रोलाइट की सूरत में मौजूद होते हैं। और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स ये दोनों जो है वो
कहता है मेरे दुश्मन है। इन दोनों ने मिलकर जो है वो रस्ट ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड जो है रस्ट बनाई है, मेटालिक ऑक्साइड। लिखा है ना कि वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन फोर्स मी टू रस्ट, कि कहते हैं उन्होंने दोनों चीजों ने जो है ना मिलकर जो है ना वो मुझे मेरा कुछ हिस्सा जो है वो रस्ट पे तब्दील करना शुरू कर दिया। मैंने बात लेकिन फिर वही बात कंक्लूड कर दी कि रस्टिंग अगर ये जंगारी का अमल तब होता है व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू द ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर, कि जब आप हवा में मौजूद वाटर वेपर्स या पानी या उस हवा में मौजूद ऑक्सीजन, जो भी हवा में ऑक्सीजन अवेलेबल है वाटर अवेलेबल है, ये दोनों चीजें मिलकर जो है ना वो रस्टिंग की सूरत अख्तियार करवाती हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट को ये देखा आपने, उसने एक इक्वेशन भी लिख के आपको बताई कि रस्टिंग कैसे होती है। कि आयरन था, आयरन ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के साथ मिलकर रिएक्शन किया और उसके नतीजे में ये आयरन ऑक्साइड में तब्दील हो गया। ये आयरन ऑक्साइड Fe2O3 लिखा हुआ है, साथ में डॉट लिख के H2O भी लिखा हुआ है। जब ये डॉट लेके लिख के H2O लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि आयरन ऑक्साइड तो है, लेकिन ये आयरन ऑक्साइड अभी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, इसके अंदर अभी वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। समझे बात? इसलिए इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। I don't believe this. जी माजिद साहब क्या सीखा? ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि क्रोयन, होपफुली एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि बेसिक क्रोयन होती क्या है। क्रोयन सर एक जंग, उसको पहले हवा और ऑक्सीजन से उसने रिएक्शन किया, उसको जंग लग गया, उसने उसकी ब्लास्टिंग की, बाद में उसको रिपेयर किया और दोबारा अपनी असली हालत में आ गया। क्लियर है जी? लिहाजा अभी हमने जो सीखा वो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। हमने कहा क्रोयन एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी मेटल या कोई भी मटेरियल, ये दोनों अल्फाज आ सकते हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर लिखा होता है ना डिग्रेडेशन ऑफ मेटल तो फिर भी ये ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ अ मटेरियल की अगर लफ्ज लिखा हुआ है तो फिर भी ठीक है, लेकिन साथ में ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ मेटल या मटेरियल by chemical or electrochemical means is called the corrosion. Clear है?
केमिकल दूसरी और बात हमने इलेक्ट्रो। कहा कि दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। पहला मैकेनिज्म को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं जी। तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखते हैं कि ये क्या होता है। आम तौर पर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, आपने देखा, सर्किट किसको कहते हैं? पहली बात तो ये, सर्किट रास्ते को कहते हैं, पाथ को कहते हैं। सर्किट किसको कहते हैं? रास्ते या रास्ते हो पाथ गए, को कहा जाता है जी बात को सर्किट। कहते हैं। ठीक है। अब ये किसका रास्ता है, किसका पाथ है, इस चीज को सोचें। इलेक्ट्रिकल सर्किट है, लफ्ज आ रहा है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल से मुराद डेफिनेटली, जैसे इलेक्ट्रिकल का लफ्ज आप सुनते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके जहन में आता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की ट्रैवलिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की ट्रैवलिंग हो रही है, तो ये पाथ, ये सर्किट जिसकी हम बात करने लगे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के पाथ की हम बात करने लगे हैं, इलेक्ट्रॉन के सर्किट की बात करने लगे हैं। समझ रहे बात? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट से मुराद क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता। अब देखना जी, कोई चीज होती है, जब भी रास्ता बनता है ना, तो एक तरफ से वो मुकाम होता है जहां से कोई चीज रवाना होती है, और दूसरी जिस तरफ वो जा रही होती है, जहां जो उसकी मंजिल मकसूद होती है, जो उसकी डेस्टिनेशन होती है। तो याद रखें, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह से चलना शुरू करते हैं, जिस जगह से निकलते हैं और निकलकर दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, तो जिस जगह से वो चलना शुरू करते हैं, ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, उस एरिया को एनोड बोला जाता है। उस एरिया को क्या बोला जाता है? एनोड। और एनोड। यही इलेक्ट्रॉन जिस एरिया की तरफ जा रहे होते हैं, जो इसकी मंजिल मकसूद मैंने कहा होती है, कैथोड। तो उसको आप कैथोड बोलते हैं। कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। तो लिहाजा कैथोड। याद रखें, आमतौर पर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो आमतौर पर एसी करंट होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड ही मूव कर रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जब क्रोयन को डिस्कस करते हैं, तो क्रोयन इसका उलट है। क्रोयन इसका क्या है? उलट है। उलट है। जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड मूव कर रहे होते हैं, तो तब क्रोयन नहीं होती, याद रखें। क्रोयन हमेशा तब होती है जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से टुवर्ड्स एनोड आ रहे हो, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, इनका फ्लो यानी करंट जो है वो एसी की बजाय डीसी हो जाए। करंट क्या हो जाए? डीसी। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि अगर हम क्रोयन सर्किट, चूंकि हमारा फोकस है, तो कोई ये पूछ ले कि क्रोयन सर्किट के अंदर कौन सा करंट फ्लो करता है, एसी करता है या डीसी करता है, तो याद रखें कि क्रोयन सर्किट के अंदर हमेशा डीसी करंट फ्लो करता है। डीसी करंट फ्लो करता है जी, याद है? अच्छा, दूसरी बात देखिए, उसने कहा कि इट इज कन्वेंशनली थॉट दैट अ करंट पासिस फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। कहते हैं आमतौर पर यह सोचा जाता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है, यानी फ्रॉम एनोड टू कैथोड मूव करता है। पॉजिटिव मतलब एनोड और नेगेटिव मतलब कैथोड। In fact, electrons are flowing in exactly the opposite direction from cathode to the anode. लेकिन हकीकत में जो क्रोयन सर्किट बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। वो एनोड से कैथोड नहीं होती, बल्कि वो कैथोड से एनोड होती है। क्लियर है? अब फॉर क्रोयन सर्किट टू एग्जिस्ट, थ्री थिंग्स आर नीडेड। कहते हैं कोई भी क्रोयन सर्किट जो है ना, याद रखें, तब बनेगा जब तीन एलिमेंट्स, तीन चीजें पूरी होंगी। इन तीनों में से कोई एक भी मिसिंग होगा तो क्रोयन सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए इन तीनों एलिमेंट्स को मिलाकर जो हम सर्किट बनाते हैं, उसको क्रोयन ट्राइएंगल भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रोयन ट्राइएंगल। और ये क्रोयन ट्राइएंगल ट्रायंगल। तीन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। ये तीनों चीजों में से एक भी मिस कर दें तो सर्किट कंप्लीट नहीं रहता, और जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, डीसी करंट ही फ्लो नहीं करेगा, और सर्किट ही अगर कंप्लीट नहीं है तो क्रोयन भी नहीं होगी। तो पहले तो होना है सर्किट कंप्लीट। जैसे अभी आप लाइट जो है ना, वो बल्ब चलाते हैं तो आप ऑन करते हैं, तो जैसे आप ऑन करते हैं उसके नीचे एक पतरी होती है, वो पतरी जो है वो पूरा साथ दूसरी पतरी के साथ अटैच होती है, रास्ता बहाल होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप ऑफ करते हैं तो वो पतरी जो है ना दूसरी वाली पतरी से जुदा हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, रास्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रुक जाया करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रुक जाया करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तब भी होगा
जब सर्किट मुकम्मल होगा, जब रास्ता मुकम्मल होगा, और रास्ता जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बना होता है वो तमाम का मौजूद होना जरूरी है, उन तमाम का मौजूद होना जरूरी है। मौजूद होना और जरूरी है। क्रोइयन सर्किट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, याद रहेगा जी। ये सर एनोड, ट्रायंगल। कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये तीनों एलिमेंट्स को बारी बारी देखते हैं कि एनोड को एनोड क्यों कहा जाता है, कैथोड क्यों कहा जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होती है। तीनों एलिमेंट्स की पहले नेचर समझते हैं, फिर देखते हैं कि जब ये क्रोनियन सर्किट बन जाता है तो उस वक्त ये क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में क्रोनियन का अमल हो रहा होता है। क्लियर है। सबसे पहले देखते हैं जी एनोड। देखें, एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज एरिया। वो कहते हैं नोड जो उस एरिया को कहते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जो पॉजिटिवली चार्ज एरिया होता है उसको एनोड बोलते हैं। और आगे साथ में वजह भी बताता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है। कहते हैं इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज द एटम्स रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। कहते हैं मिसाल ले रहे हैं, कहते हैं भाई ये पॉजिटिव इसलिए बनता है कि जो एटम होता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, thus causing an imbalance between the proton and the electron, जिसके नतीजे में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यूनिट, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव यूनिट्स हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव यूनिट्स हैं, दोनों के दरमियान में बैलेंस है वो आउट हो जाता है, जिसके नतीजे में वो कहता है वो एरिया जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज एरिया में तब्दील हो जाता है। इसको थोड़ा सा आसान लफ्जों में मैं बयान आपको करता हूं। ये देखें जी, जरा सामने एक पिक्चर आपके सामने आ रही है। इसमें देखिए आयरन की मिसाल ले लें। आयरन नेचुरल अकरिंग मेटल है, आप सबको पता है। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 होता है और एटॉमिक मास जो है वो 56 होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? डेफिनेशन ये है एटॉमिक नंबर की कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये दरमियान में जो गोल सा हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये जो डिफरेंट बॉल्स पर मुश्तमिल ये गोल सा हिस्सा ब्लैक ब्लैक जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और याद रखें तजर्बात से ये बात साबित है कि न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स 2 पाए जाते हैं जो बड़े अहम हैं। एक को प्रोटॉन कहते हैं और दूसरे को न्यूट्रॉन बोलते हैं। और तीसरी बात याद रखें कि इस न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस रास्तों पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं इनके ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। ये वो बातें थी जो आपने छोटी क्लासेस में सीखी थी, ठीक है। लिहाजा ये भी याद रखें कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पॉजिटिव जर्रात की तादाद, पॉजिटिव जर्रात की तादाद। अगर हमने कहा कि एटॉमिक नंबर 26 है तो इसका मतलब है प्रोटॉन की तादाद ही 26 है। पॉजिटिव जर्रात की तादाद कितनी होगी? 26। और ये भी याद रखें कि दूसरी डेफिनेशन एटॉमिक नंबर की ये भी बन सकती है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस मदारों में इलेक्ट्रॉन्स की कुल तादाद, जो इलेक्ट्रॉन्स की कुल तादाद है वो भी एटॉमिक नंबर कहलाती है। सर जी इसका पहली मतलब है डेफिनेशन दोबारा डेफिनेशन से ये बताइएगा। बात साबित है कि प्रोटॉन की तादाद भी 26 है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 26 है। जी माजिद, आप कुछ कह रहे हैं बेटे? जी सॉरी सर, मैं कह रहा था ये जो आपने भी डेफिनेशन बताई इसकी जो पहली डेफिनेशन दोबारा बताइएगा। इसकी रिपीट डेफिनेशन, की। ये किसी भी एटम के उसकी किसी भी किस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की कुल तादाद या एटम किसी नंबर। भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस मदारों में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की कुल तादाद को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। जितनी न्यूट्रॉन्स की। तादाद प्रोटॉन की होती है उतनी ही तादाद जो है वो इलेक्ट्रॉन की होती है। या दूसरे लफ्जों में ये कह दें अगर जेनेरिकली कि
जितने पॉजिटिव जर्रात होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही नेगेटिव जर्रात जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स के भी होते हैं। मेरे बात, यही वजह है कि आपने एटम को शुरू से रट्टा लगाया था, एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि जितने प्रोटॉन है, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के जर्रात बराबर है, तो एक दूसरे के असर को जाहिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज ही नहीं आता, वो न्यूट्रल रहता है। इसलिए आपने शुरू में पढ़ा कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। और कुदरत खुदा की देख लें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो है वो छोटे से छोटे जर्रों को भी जो है वो न्यूट्रल बनाया है, छोटे से छोटे जर्रों को भी न्यूट्रल बनाया, उनको भी पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर रखी है। अब फर्क कहाँ पड़ता है? कहते हैं फर्क यहाँ पड़ता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन दो दे देते हैं ना, तो उनके पास 26 के बजाय 24 इलेक्ट्रॉन रह गए और पीछे प्रोटॉन जो कि 26 के 26 है। तो तादाद किसकी ज्यादा होगी? प्रोटॉन की तादाद ज्यादा रहेगी पॉजिटिव जर्रात की। पॉजिटिव जर्रात की तादाद अगर 26 है और नेगेटिव जर्रात की तादाद 24 है, तो ओवरऑल हुकूमत किसकी आएगी? जिसके वोट ज्यादा है, जिसकी तादाद ज्यादा है। यही वजह है ज्यादा। कि जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव जर्रात जो है वो ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर पूरे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। हम उस एरिया को क्या देते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज एरिया, और उसको एनोड का नाम दे दिया जाता है। और इसी की दूसरी तरफ देखें कि वही इलेक्ट्रॉन जो इधर से लूज हुए हैं, वो दूसरी तरफ किसी दूसरे एलिमेंट के पास जाएंगे तो वो उधर गेन हो जाएंगे। वो इन इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेंगे तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, उनके प्रोटॉन की तादाद सेम रहेगी। समझ रहे बात? अगर उनकी जब वहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, वहां नेगेटिव जर्रात बढ़ गए, तो वहां पे नेगेटिव की हुकूमत ज्यादा हो जाएगी, वो एरिया कैथोड बना कहलाएगा। कैथोड गले। लिहाजा ये वो मेन डिफरेंस है। जी सर। ये देखें, एनोड क्या हुआ? हमने कहा पॉजिटिवली चार्ज एरिया। एनोड क्या हुआ? जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। एनोड क्या हुआ? जहां ठीक पे है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। क्लियर है? ये डेफिनेशंस होगी। और कैथोड क्या हुआ? हमने कहा जो नेगेटिवली चार्ज एरिया है। कैथोड वो एरिया हो गया जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा होता है। कैथोड वो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिकदार में अवेलेबल हो जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाती है, जहां इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस पाए जाते हैं, ज्यादती में पाए जाते हैं, वो एरिया जो है वो कैथोड बन जाया करता है। क्लियर है बेटा? तो एक एनोड जी बन सर। जाता है और दूसरा कैथोड बन जाता है। कैथोड बन तरफ से जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव होते हैं या गेन रिसीव होते हैं। होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला एनोड और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला कैथोड एरिया कहलाएगा। कैथोड। और एनोड को पॉजिटिवली चार्ज एरिया कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है, पॉजिटिव पार्टिकल्स की तादाद बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ जो कैथोड है उसको कैथोड इसलिए ज्यादा बोला जाता है क्योंकि वहां पे नेगेटिव जर्रात की तादाद बढ़ जाती है, वहां इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है, इसलिए वो कैथोड कहलाता है। क्लियर है? सो एनोड और जी सर। कैथोड डेफिनेशन समझ आ गई। अब तीसरी अहम बात है वो है इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली बेटा एक मीडियम का नाम है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक मीडियम का नाम है। मीडियम। जैसे देखे ना माजिद, अगर मैं अपनी बात, अपना पैगाम आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूं तो वो इंटरनेट की वजह से है। अगर ना हो तो हम इतनी दूर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। समझ रहे बात? इसी तरह अगर बिल्कुल मैं ऐसे ही। बोल रहा हूं और मेरी बात मेरे पास बैठा हुआ बंदा सुन रहा है, तो वो भी इस वजह से सुन पाता है कि दरमियान में हवा बतौर मीडियम काम कर रही होती है। अगर ये हवा दरमियान में खत्म कर दी जाए तो मैं जितना मर्जी चीख चीख कर बोलता रहूं, मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसीज आप तक पहुंच नहीं पाएंगी। मेरी आवाज की वेव्स जो है वो ट्रेवल करते हुए जा ही नहीं पाएंगी। मेरी आवाज की वेव्स को ट्रेवल करने के लिए दरमियान में कोई मीडियम चाहिए जो इसको ट्रेवलिंग करवाए। समझे बात? तो यहाँ पे भी देखें कि अल्लाह ने एनोड और कैथोड जब कोई चीज बनाई तो उसमें एनोड और कैथोड नहीं रखा, उसको न्यूट्रल बनाया। जैसे हमने कहा कि जो आयरन मेटल है वो न्यूट्रल होते हैं इनिशियली, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन देती है या लेती है, कुछ देने या कुछ लेने के लालच में वो पॉजिटिव या नेगेटिव बनते हैं। और ये जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, इनको हम आइंस बोलते हैं।
अक्सर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताएं जी एटम और आइंस में फर्क क्या है। तो याद रखें एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है। पॉजिटिव ज़रात और नेगेटिव ज़रात बराबर होने की वजह से उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। लेकिन जैसे ही वो एटम इलेक्ट्रॉन को देता है या इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से इलेक्ट्रॉन में की कमी हो जाती है, या इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाती है। तो जिसकी वजह से उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब यही एटम जो इनिशियली न्यूट्रल होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, तो इस वजह से ये एटम फिर एटम नहीं रहता, ये आयन बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे आयन क्या है, तो आप कह सकते हैं चार्ज्ड पार्टिकल। दिस चार्ज पार्टिकल में बी पॉजिटिव और में बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज्ड पार्टिकल्स को, जो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को आयंस बोलते हैं। और एटम हम न्यूट्रल पार्टिकल्स को बोलते हैं, जिनके ऊपर ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। चार्ज पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन। ठीक है, आयन, ठीक हो गया। वो आयंस कहलाते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात मैंने कहा था कि मीडियम की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन ये है कि सब्सटेंस व्हिच विल बी डिसोसिएटेड इनटू इट्स बेसिक आयंस बाय कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं वो चीज जिसमें से करंट गुजर सके, जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, यानी जो मीडियम हो ना, वो कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर उस चीज को नाम लेते हैं ना जिसमें से इलेक्ट्रॉन गुजर सके, जिसमें से करंट पास हो सके, उस चीज को कंडक्टर कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट हमेशा कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? हमेशा कंडक्टर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर में से, इलेक्ट्रोलाइट में से पास ऑन होता है, तो फिर एक और काम होता है। वो क्या? कि यही इलेक्ट्रोलाइट, यही सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन के पास होने की वजह से इलेक्ट्रोलिसिस का शिकार हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन के पास होने की वजह से इसकी लाइसिस हो जाती है। लाइसिस कहते हैं टूट फूट का शिकार हो जाना। यानी जिन 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 आयंस से मिलकर ये बना होता है ना इलेक्ट्रोलाइट, उन्हीं आयंस में दोबारा तहलील हो जाता है। हमेशा जब भी कोई आयनिक कंपाउंड या आयनिक मॉलिक्यूल देखें, उसमें दो चीजें होती हैं, यहाँ पॉजिटिव जरात और नेगेटिव आयंस। यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस मिलके वो आयनिक कंपाउंड बनाती है ना, या आयनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कोई आयनिक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो दोबारा से आयंस में तब्दील हो जाता है। लिहाजा ये दो प्रॉपर्टीज हो, वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगी। कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हो, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन के गुजरने की वजह से वो टूट फूट कर दोबारा अपने बेसिक आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तहलील हो जाए। उस चीज को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जैसे वाटर और वाटर वेपर्स की बात हो रही है, तो याद रखें हवा में मौजूद पानी या हवा में मौजूद वाटर वेपर्स, ये जो वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर वेपर्स बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट समझा जाता है। ये वाटर यानी पानी जो है वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट समझा जाता है। पानी में से करंट गुजारे तो करंट गुजर भी जाता है, इलेक्ट्रॉन गुजरते भी हैं। लेकिन जैसे ही पानी में से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो पानी अपने बेसिक आयंस में टूट जाया करता है। और बेसिक आयंस कौन से हैं? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन। हाइड्रोक्सल है। क्लियर है माजिद? जी सर। सर ये इलेक्ट्रोलाइट की जो डेफिनेशन आपने बताई थी, ये जिसमें आयंस टूट जाते हैं, जी, हमने ये कहा दोबारा कि सब्सटेंस which will be dissociated into its basic ions by conducting electrons। इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने की वजह से जो चीज अपने बेसिक आयंस में टूट जाए, उस चीज को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उस चीज को इलेक्ट्रोलाइट क्या बोलते बोलते हैं? हैं। इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोल ठीक क्लियर हो है? गया। और जी देखिए सर, आयन ठीक की हो गया। डेफिनेशन भी दे दी कि चार्ज पार्टिकल में भी पॉजिटिव और द नेगेटिव इज एन आयन, वो आयन कहलाएगा। क्लियर है? ठीक हो गया सर। अब हम ऐसा करते हैं कि चूंकि हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट की तीनों चीजें समझ ली कि एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट कैसे होता है। अब हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं जी, क्रोजन ट्राइएंगल।
एक तरफ आप देखें एनोड और दूसरी तरफ है कैथोड। अच्छा, मजे की बात यह है, जब आप सर्किट बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, एक तरफ एनोड होता है और एक तरफ कैथोड होता है, तो उन दोनों को आपस में जब जोड़ते हैं तो जोड़ते भी उसी मीडियम से है ना, जिस मीडियम से वो दोनों मेटल्स बनी है। अब अगर एनोड भी मेटल है और अगर कैथोड भी मेटल है, तो दरमियानी रास्ता भी मेटालिक होना चाहिए। दरमियानी रास्ता भी क्या होना चाहिए? मेटालिक होना चाहिए। तो हमेशा जब भी एनोड और कैथोड को जोड़ा जाता है तो दरमियान में जो रास्ता बनता है वो मेटालिक होता है। देखिए ना, एक मिसाल ले लें। आप ऐसा करें कि दो दोस्त आप बैठे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं। जब आप हाथ मिलाएंगे तो एक का हाथ गर्म लगेगा, एक का हाथ ठंडा लगेगा। क्या होगा कि जिसका हाथ गर्म है उसकी एनर्जी ज्यादा है बॉडी की और वो एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, जिसका हाथ ठंडा है। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने की बजाय एक लेड पेंसिल हाथ में पकड़ ले और लेड पेंसिल के एक सिरे से एक दोस्त पकड़ ले और दूसरे कॉर्नर या दूसरे पोल या दूसरे सिरे से दूसरा दोस्त पकड़ ले, तो फिर क्या आप एक दूसरे की बॉडी की हरारत को महसूस कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो दरमियानी जो मीडियम है जिसने दोनों को कनेक्ट किया हुआ है वो सेम हमारे जैसा मस्कुलर नहीं है। अगर वो मस्कुलर होता तो फिर हीट ट्रांसफर होती, लेकिन अब तो दरमियान में वो लकड़ी का है। लेड पेंसिल जो है वो पकड़ी हुई आपने, वो लकड़ी की है, जिसकी वजह से वो नॉन कंडक्टर है, वो उस मटेरियल की नहीं है। तो ये इतनी बड़ी बात इसलिए समझाई कि जब भी एनोड और कैथोड चूंकि दोनों मेटालिक होते हैं, तो दोनों मेटालिक है और ये सर्किट बनाने के लिए जब भी आप एनोड और कैथोड को जोड़ते हैं तो दरमियान में आपको उनके दरमियान में मेटालिक पाथ बनाना पड़ता है। फिर एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं वाया मेटालिक पाथ। ठीक है। देखिए, क्रोयन सर्किट जब बनता है तो क्रोयन सर्किट में स्टार्टिंग कहां से हम कर रहे हैं? हम कह रहे हैं एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वाया मेटालिक पाथ। पहले शुरू में हमने कहा था कि क्रोयन सर्किट में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड मूव नहीं करते बल्कि कैथोड से एनोड आते हैं। ये बात वही ठीक है, लेकिन अभी जब भी हमने सर्किट बनाना शुरू किया है तो हमने एनोड और कैथोड को मेटालिक पाथ से जोड़ा है और एनोड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो मेटालिक पाथ से होते हुए कैथोड तक पहुंचे हैं। लेकिन इस दौरान कोई क्रोयन नहीं हुई। लेकिन इस दौरान क्या हुआ है? कोई क्रोयन नहीं हुई। क्रोयन कब स्टार्ट होनी है? जब ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने हैं। ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होंगे तो डेफिनेटली वो रिलीज इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरेंगे। अब वो जब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वाटर वेपर्स हैं। जब यही इलेक्ट्रॉन वाटर वेपर्स में से गुजरेंगे तो दो आइंस बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बेसिक आइंस में तहलील हो जाता है। तो दो आइंस बने, एक हाइड्रोजन आइन और दूसरा हाइड्रोक्सिल आइन। ठीक है, ये दो आइंस बन हाइड्रोक्सिल। जाते हैं। अब समझ ठीक है लें जी। कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए जो इलेक्ट्रोलाइट में गए और इलेक्ट्रोलाइट को तोड़कर दो आइंस में तहलील किया। अब ये आइंस जो है ना वो रिवर्स होंगे। आइंस आएंगे और आके मेटल के साथ मिलकर मेटालिक ऑक्साइड में तब्दील होंगे और रस्टिंग की वजह बनेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझें। अभी हमने सीखा क्या कि क्रोयन ट्राइएंगल बनाई, उसमें एक एनोड और दूसरा कैथोड और दोनों को आपस में जोड़ा मेटालिक पाथ के जरिए, और जोड़ने के बाद में कैथोड से इलेक्ट्रॉन हमने कहा रिलीज हुए और वो चले गए इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट वाटर था, वाटर में से इलेक्ट्रोलाइट की तरह। इलेक्ट्रॉन गुजरे तो दो आइन बन गए, एक हाइड्रोजन आइन और दूसरा हाइड्रोक्सिल आइन। फिर ये जो दोनों आइन है, ठीक एक है तरफ जी। देखें जरा, हाइड्रोजन आइन है जिसके ऊपर लिखा हुआ H प्लस साइन, यानी ये हाइड्रोजन आइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला आइन है, इसकी वैलेंसी पॉजिटिव है। और दूसरी तरफ जो है वो हाइड्रोक्सिल आइन है, ये नेगेटिवली चार्ज आइन है। ठीक है। और आपने ये भी तो पढ़ा हुआ है ना कि मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट तो करते हैं। मुखालिफ चार्ज जरा समझें कि हाइड्रोजन आइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बताएं हाइड्रोजन आइन है नोड की तरफ अट्रैक्ट होगा या कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा? हाइड्रोजन आइन को कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज एरिया है और हाइड्रोजन आइन पॉजिटिवली चार्ज आइन है। तो इसलिए मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही वजह कि हाइड्रोजन आइन आता है कैथोड पर और कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेता है और लेकर दोबारा से हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाता है। और यहाँ फिर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस खारिज होना शुरू हो जाती है।
ये आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था कि जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन गए इलेक्ट्रोलाइट की तरफ और इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ, टूटा, बेसिक आयंस बने, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, और अब वो हाइड्रोजन आयन आता है कैथोड पर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाता है। तो क्वेश्चन अक्सर आता होता है कि बताएं क्रोयन ट्राइंगल या क्रोयन सर्किट के अंदर हाइड्रोजन गैस कहाँ खारिज होती है, तो याद रखें हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पर खारिज होती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिवली चार्ज एरिया की तरफ आता है, वहां से आकर इलेक्ट्रॉन लेता है और दोबारा से हाइड्रोजन गैस में तब्दील होता है। क्लियर है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस सर कहाँ खारिज होती है? कैथोड पर बेटा, कैथोड कैथोड पे। ठीक है। और एक ठीक हो लफ्ज गया जी। आपके एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि वहां पे ऑप्शन आता होता है, अगर सिर्फ अकेला लिखा है ना कैथोड और एक ऑप्शन आए कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व या रिलीज्ड एट द कैथोड और साथ में ये लिखा हो ना एज बाय प्रोडक्ट, तो वो ज्यादा ठीक है। एज बाय प्रोडक्ट याद रख लें कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर एज बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है, एज बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। और दूसरी तरफ एक दूसरा आयन भी तो बना था जिसे हमने हाइड्रोक्सिल आयन बोला था, वो हाइड्रोक्सिल आयन आता है और वो एनोड पर, एनोड हमने बोला हुआ है कि वो आयरन है, आयरन के साथ हाइड्रोक्सिल आयन आके मिलता है और आयरन हाइड्रोक्साइड बना देता है। और यही जो आयरन हाइड्रोक्साइड है, ये आयरन हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड रस्ट भी कहलाती है। और यही आयरन हाइड्रोक्साइड को जब मजीद सूरज की रोशनी मिलती है तो फिर ये मजीद ऑक्साइड में, आयरन ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है और साथ में वाटर जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे फिर जो क्रोयन प्रोडक्ट बनती है वो बेसिकली आयरन ऑक्साइड है ना, रस्ट, रस्ट आयरन ऑक्साइड ही है। आयरन Fe2O3, Fe2O3 ये रस्ट का फार्मूला याद रख लें, Fe2O3, Fe2O3। Fe2O3 रस्ट का फार्मूला है। और ये रस्ट कहाँ बन रही है? एनोड पर। हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ आ रहे हैं? एनोड पर। एनोड पर। कहाँ एनोड बन पर। रही है? एनोड पर। क्लियर है? तो ये चीजें जरा वाजे हो गई कि एक पहले हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया या जिसे हम क्रोयन सर्किट भी कहते हैं कि एनोड और कैथोड को वाया मेटालिक पाथ जोड़ा, फिर कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए इलेक्ट्रोलाइट की तरफ गए और इलेक्ट्रोलाइट की तरफ जब गए तो इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ा, उसमें दो बेसिक आयंस बने, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ये पहला केमिकल रिएक्शन हुआ। उसके बाद हाइड्रोजन आयन जो है वो कैथोड पर आकर हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो गया और जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो एनोड पर आकर आयरन हाइड्रोक्साइड में तब्दील हुआ जो कि हाइड्रस रस्ट कहलाती है। फिर हाइड्रस रस्ट को मजीद जब सूरज की रोशनी मिलती है तो उसकी वजह से ये प्योर ऑक्सीजन यानी आयरन ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है या प्योर रस्ट में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे रस्ट एज ए प्रोडक्ट बन रहा है। क्रोयन प्रोडक्ट बेसिक रस्ट है। क्रोयन प्रोडक्ट क्या है? बेसिक रस्ट है। बेसिक तो लिहाजा प्रोडक्ट है। अगर कुछ पूछ ले कि बताएं जी क्रोयन रिएक्शन में जो क्रोयन प्रोडक्ट है वो कहाँ बनती है, तो वो एनोड पर बनी है। रस्ट एनोड कहाँ पर बनी बनी है। है? एनोड पर। तो ये एनोड रिजल्ट पर। यहाँ पे निकलता है, एक असूल बना ले ज़हन में हमेशा कि क्रोयन हमेशा एनोड पर होती है, कभी क्रोयन कैथोड पर नहीं होती। ठीक। कैथोड पर सिर्फ हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। जब भी क्रोयन स्टार्ट होगी, जब भी जंग लग रहा होगा तो सिर्फ एनोडिक एरियाज एनोड पर पर लगे होगा। और कैथोडिक एरियाज के ऊपर जंग नहीं लगता। आप अपनी रोजमर्रा सही। जिंदगी में देख लें, जब किसी पाइप को, किसी दरवाजे को, किसी लोहे की चीज को जंग लगना शुरू होता है तो ऐसा ही होता है ना कि किसी जगह पे, मखसूस जगह पे जंग लग रहा होता है, साथ वाला एरिया पे नहीं लगा हुआ होता, फिर थोड़ी जगह छोड़ के फिर लग रहा होता है, फिर साथ नहीं लगा होता। तो जो जो एनोडिक एरियाज हैं वहां वहां जंग लगता है सिर्फ, और जो कैथोडिक एरियाज है वहां जंग नहीं लगता। तो जंग सिर्फ कहाँ लगता है? जो एनोडिक एरियाज है। तो ये भी क्वेश्चन है, एनोड ये भी याद एनोडिक रखेंगे। एरिया। ऑलवेज क्रोयन ऑलवेज अकर एट एनोड, नेवर एवर एट कैथोड। कभी कैथोड पर नहीं होती है, हमेशा एनोड पर होती है, ये याद रखिए। क्लियर है? ठीक है जी सर। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको डिफाइन कर दी हैं, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अभी हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि ये जो क्रोयन होती है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं क्रोयन के ऊपर। कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं? फैक्टर अंदाज होते हैं। पहला जो है वो फैक्टर है टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या है जी?
टेम्परेचर। टेम्परेचर। देखिए जी, टेम्परेचर क्या है? स्टील इन कॉमन विद मोस्ट मेटल्स इज अ थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। कहते हैं आमतौर पर ये जो दूसरी जिस तरह मेटल्स है ना, उसी तरह ये जो स्टील अलाय है, मैं फिर दोहरा दूं, स्टील इज नॉट अ मेटल, स्टील इज एन अलॉय। स्टील अलॉय है। अलॉय क्या होता है? दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जब मिला के बनाया जाता है तो वो अलॉय बनता है। तो स्टील अलॉय है। स्टील सिंथेटिक है। स्टील नेचुरल अकरिंग नहीं है। नेचुरल अकरिंग है तो वो सिर्फ मेटल है, जैसे आयरन मेटल है। मेटल्स जो है वो नेचुरल अकरिंग होती है। अलॉय जो भी हो वो सिंथेटिक होता है, वो नेचुरल नहीं है। क्लियर होगी बात? तो वो कहते हैं जिस तरह आमतौर पर जो मेटल्स हैं जिस तरह, उसी तरह स्टील भी थर्मोडायनामिक है, कली अनस्टेबल है। थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल क्या होता है कि देखिए, जिस तरह मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाए तो इनका मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का अमल भी तेज होता जाता है, ऑक्सीडेशन का अमल भी तेज होता चला जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, ऑक्सीडेशन, डिटेरियोरेशन, डिग्रेडेशन का अमल भी तेज होता चला जाता है। इससे मुराद फिर यही हुआ ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से क्रोजन रेट भी बढ़ेगा, चाहे वो स्टील हो चाहे वो दूसरी मेटल्स हो। तो सबका जो है वो क्रोजन रेट बढ़ता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? सो हॉटर द स्टील इज फास्टर क्रोजन विल occur। जितना गर्म स्टील होता जाएगा, क्रोजन का होने का अमल जो है वो उतना ही तेज होता चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, दूसरा फैक्टर है बेटा हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? कहते हैं विल अट्रैक्ट वाटर। ये साल्ट की डेफिनेशन बता रहा है कि ये ऐसे सॉल्ट्स को हम हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स कहते हैं जो अट्रैक्ट वाटर, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं? एंड डिसॉल्व इन इट, और खुद उसमें फिर हल हो जाते हैं। यानी पानी सॉल्वेंट को जज़ब करते हैं और फिर उसमें हल हो जाते हैं और हल होकर सोल्यूशन बना देते हैं। ऐसे नमक है ना, नमक के अंदर पानी डाल दें तो नमकीन पानी का सोल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पे भी ये कहते हैं कि अगर सरफेस के ऊपर ये साल्ट मौजूद हो ना, जिनको हम हाइग्रोस्कोपिक साल्ट बोलते हैं, तो ये हाइग्रोस्कोपिक साल्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हवा में मौजूद सॉल्वेंट अगर है, हवा में मौजूद वेपर्स हैं तो उनको भी अट्रैक्ट कर लेता है, उनको भी जज़ब कर लेता है। और अगर दूसरा काम कि अगर ऐसी सरफेस है आपके पास कि उसके ऊपर हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स है और आप ऊपर पेंट लगा देते हैं, तो पेंट का जो अपना सॉल्वेंट है जिसने इवेपोरेट होना है ताकि वो पेंट खुश्क हो जाए, ये सॉल्ट उस सॉल्वेंट को भी इवेपोरेट नहीं होने देते, उसको भी नीचे ही जज़ब कर लेते हैं। उसको भी क्या करते हैं? नीचे ही जज़ब कर लेते हैं, नीचे ही खींच जज़ब लेते हैं। कर लेते हैं। जब वो नीचे जज़ब हो जाता है ना बेटा सॉल्वेंट, तो अब उस सॉल्वेंट में ये खुद हल भी हो जाते हैं, अब सॉल्यूशन बन जाता है। फिर वो सॉल्यूशन नीचे से प्रेशर एक्सर्ट करता है कोटिंग के ऊपर। अब नीचे से प्रेशर जब कोटिंग के ऊपर एक्सर्ट होता है तो कोटिंग ऊपर की तरफ डोम शेप प्रोजेक्शन में ऊपर की तरफ ऊपर आती है, जिसको हम ब्लिस्टर बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक ब्लिस्टर बोलते हैं। तो ये हाइग्रोस्कोपिक ब्लिस्टर हाइग्रोस्कोपिक सॉल्यूशन से फील्ड होता है। तो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्यूशन फील्ड ब्लिस्टर जो है ये हाइग्रोस्कोपिक ब्लिस्टर्स कहलाते हैं या ऑस्मोटिक ब्लिस्टर्स भी इनको कहा जाता है। क्लियर है? ये आप पिक्चर देखें जरा, इसमें आपको कुछ ब्लिस्टर्स नजर आ रही है वाली जो साइड में बनी हुई, इसमें देखिए ना कोटिंग में बेशुमार ब्लिस्टर्स नजर आ रहे हैं। ये क्या हुआ था कि सरफेस को साफ नहीं किया, उसके ऊपर हाइग्रोस्कोपिक साल्ट्स मौजूद थे, ऊपर पेंट लगाया तो उस साल्ट ने क्या किया? पेंट के सॉल्वेंट को जज़ब किया, उसमें हल हुआ, सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बनाने के बाद में कोटिंग के नीचे से उसने प्रेशर एक्सर्ट किया और बाहर की तरफ ऊपर आया और ऊपर ब्लिस्टर बन गए, साले बन गए। समझ रहे बात? तो ये हाइग्रोस्कोपिक ब्लिस्टर या ऑस्मोटिक ब्लिस्टर्स कहलाते हैं। यहाँ एक चीज और काबिल जिक्र है, वो ये है कि हाइग्रोस्कोपिक साल्ट्स दो तरह के, कितने तरह के होते हैं? दो तरह के हाइग्रोस्कोपिक साल्ट्स होते हैं जी। एक हाइग्रोस्कोपिक साल्ट्स को हम कहते हैं कि ये आयरन क्लोराइड्स है। कौन से हैं? आयरन क्लोराइड्स। याद रखें आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड्स मैरीन एनवायरनमेंट में डोमिनेंट होते हैं। समंदरी एरिया जो होता है ना, मैरीन एनवायरनमेंट जो होता है, जो आपका ऑफ शोर
जो सब्सटेंसेस या प्रोजेक्ट्स होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं जो ऑफशोर पाए जाते हैं, कहते हैं वहां पे जो है ना वो ज्यादातर आयरन क्लोराइड्स पाए जाते हैं। यहाँ इसको याद रखने के लिए क्या हाइड्रोस्कोपिक साल्ट कहाँ पे पाया जाता है, झटका सा फार्मूला बता देता हूँ। आप सबको पता है कि नमक यानी जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं वो समंदर के पानी से भी मिलता है। तो समंदर का पानी जहाँ होगा वहां क्लोराइड्स होंगे। तो याद रखिए मैरीन एनवायरनमेंट उसे कहता है। आपकी मैरीन फोर्स कौन सी होती है? समंदर वाली फोर्स ही तो होती है, समझ बात। तो मैरीन एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर आयरन क्लोराइड्स डोमिनेंट होते हैं, आयरन क्लोराइड्स डोमिनेंट होते हैं। और दूसरे जो इन्वायरमेंट है वो कौन से है? दूसरा एग्रीकल्चरल इन्वायरमेंट है, कमर्शियल इन्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, अर्बन इन्वायरमेंट है, रूरल इन्वायरमेंट है। हर तरह का जो बाकी इन्वायरमेंट जो ऑन शोर पर आपके इक्विपमेंट्स या प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है, वो समझ लें वो सारे के सारे एनवायरनमेंट वहां पे सल्फेट्स डोमिनेंट होते हैं। आयरन सल्फेट्स दो तरह के हुए, एक आयरन क्लोराइड जो मैरीन एनवायरनमेंट में डोमिनेंट होता है और एक आयरन सल्फेट जो के इंडस्ट्रियल एरिया या ऑन शोर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर डोमिनेंट। क्लियर होगी बात? तो ये माजद क्लियर है बेटा? सर ये आपकी बड़ा आवाज है, कट इसमें से भी एक रही है। एमसीक्यू आ सकता है हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट में से। हेलो जी 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 जी, सर आवाज आपकी आ रही आवाज है? कट रही है लास्ट। जी आवाज आ रही है अब? जी सर अभी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स जो होते हैं ना बेटा, इनमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जी अभी जी आप मोटे मोटी दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपके पास आवाज चली गई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स जी ऐसे जी सॉल्ट्स को कहा जाता है जो सॉल्वेंट को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसमें खुद डिसॉल्व हो जाते हैं। और अगर सबस्ट्रेट के ऊपर ये मौजूद हो और आप पेंट लगाएं तो फिर क्या करते हैं, ये पेंट का सॉल्वेंट भी जज़ब कर लेते हैं और सोल्यूशन बना देते हैं। फिर वो सोल्यूशन नीचे से प्रेशर एक्सर्ट करता है पेंट फिल्म के ऊपर और बाहर ब्लिस्टर्स की सूरत में उभर आते हैं जिन्हें हम हाइग्रोस्कोपिक ब्लिस्टर्स बोलते हैं। और बेटा ये जो हाइग्रोस्कोपिक ब्लिस्टर्स बनते हैं इनमें हाइग्रोस्कोपिक ब्लिस्टर्स जो है वो बन तो गए लेकिन साल्ट्स दो तरह के होते हैं, एक आयरन क्लोराइड्स हैं और एक आयरन सल्फेट्स हैं। आयरन क्लोराइड्स मैरीन एनवायरनमेंट में डोमिनेंट होते हैं और आयरन सल्फेट्स जो होते हैं वो आपके एग्रीकल्चरल, आपका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है उसमें ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन ठीक इनमें हो से गया। भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है सही है एरोबिक सर। कंडीशंस। जैसे अभी आपने शुरू जी में क्लिप भी देखा, उसमें भी हमने देखा कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हो उतनी तेजी से जो है वो रिएक्शन होता है और क्रोजन का अमल होता है। इसीलिए एरोबिक जी सर। कंडीशंस का मतलब ही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है कि ऐसी जगह जहाँ पे जी ऑक्सीजन अवेलेबल है, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतने ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे, उतनी तेजी के साथ जो है वो आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, उतनी तेजी के साथ सम्मिलित आयरन ऑक्साइड बनेगा या उतनी तेजी से जो है वो रस्टिंग का अमल होगा। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज्यादा जो है वो रस्टिंग का अमल होगा। क्लियर है? जी सर। एरोबिक कंडीशंस बोलते हैं। उसके बाद में एरोबिक प्रेजेंस ऑफ कंडीशन। सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द मेटल्स। यहाँ पे देखें कुछ मेटलेटिंग माइक्रोब्स हैं, सल्फर रिड्यूसिंग माइक्रोब्स हैं। कहते हैं ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिन्हें आप आम आंख से नहीं देख सकते लेकिन उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। तो ये जो एनारोबिक कंडीशंस होती है ना, वहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ यानी जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती ना या ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, उस ऐसे एरिया को एनारोबिक कंडीशंस कहते हैं। और ये ठीक एनारोबिक है। कंडीशंस वहां होते हैं जैसे कोई प्लांट पड़ा हो तो नीचे जमीन है और प्लांट के दरमियान में कोई थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ है और वो वहां हबस सी हो जाती है, वो एनारोबिक कंडीशन हो जाती है। समझ रहे बात? ठीक जहाँ हो पे गया। जोड़ जी है, सर। जहाँ कोई भी ऐसे एरियाज हैं कन्फाइंड एरियाज जहाँ पे ऑक्सीजन उतनी ज्यादा नहीं होती, वहाँ एनारोबिक कंडीशंस बनती हैं और वहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जब एक्टिवेट होते हैं तो ये भी सरफेस को खाना शुरू कर देते हैं। ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन क्रोजन इसको बोलते हैं, MIC, माइक्रोबियल इन्फेक्शन क्रोजन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। और ये भी सरफेस को खाते हैं। जैसे हमारी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं बॉडी के अंदर, वो भी हमारी बॉडी को भी डिकम्पोज करते हैं, खा जाते हैं।
इसी तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कुदरत ने बनाए हैं जो मेटल्स को भी खा जाते हैं, लेकिन तब ये एक्टिवेट होते हैं जब एनारोबिक कंडीशंस होती है। एरोबिक कंडीशंस में ये एक्टिवेट नहीं होते, एनारोबिक कंडीशंस में एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां ये सरफेस को खाना शुरू कर देते हैं। और कितना खाते हैं, कहते हैं तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर कोई 5 mm तक के सरफेस को खा सकते हैं। 5 mm 1 साल के अंदर अंदर कितनी मोटाई, 5 mm तक सरफेस 5 mm। खा जाया करते हैं। और ये एक्टिवेट 5 mm। जी, मिलीमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये 5 mm। एक्टिवेट किस टेम्परेचर पे होते हैं, 25 से 45 डिग्री सी पे एक्टिवेट होते हैं। और इनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाए, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये रिमूव हो जाए। ठीक है, माइक्रोबियल ये इन्फेक्शन कैसे बोलते हैं, तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखें क्लोरीन वाला पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरीन पानी में डाल के इस्तेमाल करें तो वो साफ हो जाते हैं। ठीक है, रेमेडी भी आपको साथ ही बता दी। उसके बाद में एसिड एंड अल्कलीज हैं जनाब। देखें, एसिड और अल्कली को नेचुरली अगर देखा जाए तो वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए चाहे माहौल एसिडिक हो या इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक हो या अल्कलाइन हो, तो चूंकि ये भी एक अच्छी इलेक्ट्रोलाइट है तो इनकी मौजूदगी में क्रोजन भी तेज ही होती है, सुस्त नहीं होती। ठीक है, और आखिरी जो फैक्टर है दैट इज बाय मेटालिक कॉन्टैक्ट। बाय मेटालिक कॉन्टैक्ट, बाय किसे कहते हैं, बाय बाय मेटालिक कॉन्टैक्ट यानी कि दो मेटल्स जो है ना, दो मेटल्स का आपस में जुड़ना, बाय मेटालिक कॉन्टैक्ट। दो मेटल्स, मुख्तलिफ मेटल्स को जब आपस में जोड़ते हैं ना तो एक मेटल एनोड बन जाती है और एक मेटल कैथोड बन जाती है। जो एनोड वो बनती है जो लेस नोबल होती है, और कैथोड वो बनती है जो मोर नोबल होती है। एनोड वो बनती है जो जो मोर रिएक्टिव होती है, और कैथोड वो बनती है जो लेस रिएक्टिव होती है। क्लियर है बात। तो लेस। दो मेटल्स को जब आपस में जोड़ते हैं तो एक एनोड बनकर करोड़ हो जाती है और दूसरी मेटल कैथोड बनकर प्रोटेक्ट हो जाती है। इसी वजह से हम इस मेथड को कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 13 है कल का जी सर। टॉपिक। कल के टॉपिक में ये कैथोडिक प्रोटेक्शन सीखेंगे कि हम किस तरह करें। ठीक होगी बात। यहाँ एक बात चीजें आपको वाजिब कर दें कि नोबिलिटी के एतबार से कि कौन सी मेटल ज्यादा नोबल है और कौन सी मेटल लेस नोबल है। लेस नोबल से मुराद मैं फिर दोहरा दूं कि लेस नोबल से मुराद होता है मोर रिएक्टिव। और जो भी मोर रिएक्टिव होती है ना वो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होती है और वो एनोड कहलाती है। वो हमेशा एनोड का के तौर पर काम करेगी। ठीक है, तो कहते हैं नोबिलिटी के एतबार से उन्होंने लेस नोबल का मतलब मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव। ठीक है, लेस नोबल, मोर रिएक्टिव या लेस नोबल एनोड समझ लें। एनोड को लेस नोबल भी कहते हैं। ठीक होगी, ठीक हो तो गया। जल्दी रिएक्टिव ठीक होगी तो हो गया। डेफिनेटली वो एनोड बनेगी। ठीक है, ठीक है। वो कहते हैं कि नोबिलिटी के एतबार से, इसी एतबार से अगर देखा जाए तो उन्होंने मुख्तलिफ मेटल्स का पोटेंशियल मैयर किया। और पोटेंशियल मैयर करने के लिए जो आला यूज किया वो कापर सल्फेट हाफ सेल रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड सी वाटर टेम्परेचर पर कॉपर कॉपर सल्फेट हाफ सेल रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये वो वाले का नाम लिखा जी हुआ है, सर। कॉपर कॉपर सल्फेट हाफ सेल रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन सी वाटर टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सी वाटर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है जिस पर कॉपर सल्फेट हाफ सेल रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से मुख्तलिफ मेटल्स का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो है वो मैयर किया। और मैयर करने के बाद उसको इस तरह तरतीब दिया कि हर नीचे वाली मेटल ऊपर वाले की निस्बत लेस नोबल है, मोर रिएक्टिव है, एनोड है। ठीक है, ऊपर से नीचे आते जाए ना तो जो भी नीचे वाला जिसका मुकाम होगा वो मोर रिएक्टिव होगी, लेस नोबल होगी, एनोड का काम करेगी। जैसे अगर हम मिसाल ले लेते हैं, आप ऐसा करेंगे जी, आप ये जो माइल्ड स्टील है और दूसरा है जिंक, इन दोनों को आपस में जोड़ें। जब ये दो मेटल्स को कांटेक्ट करवाएंगे, माइल्ड स्टील को और जिंक को, तो जिंक की पोजीशन मैंने कहा नीचे है, तो जिंक यहाँ पे लेस नोबल है, मोर रिएक्टिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये एनोड का काम करेगी। और जो ऊपर माइल्ड स्टील है वो कैथोड बन जाएगी। माइल्ड स्टील क्या हो जाएगी, कैथोड बन जाएगी। क्रोजन होगी तो एनोड पर होगी, और माइल्ड स्टील जो कैथोड बनी है वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन गैस खारिज होगी।
वहां पे सिर्फ क्या होगी, हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। क्लियर है? माइल्ड स्केल पे हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। हाँ जी, क्योंकि वो कैथोड बनाई ना हमने, ठीक हो गया। और जो जो एनोड बनाई वो करोड़ होगी, उस पे जंग लग गया। अब आप बताएं, चलें जिंक और मैग्नीशियम को आपस में जोड़ा जाए तो बताएं जी, क्रोयन कहाँ किसके ऊपर होगी और हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर खारिज होगी? मैग्नीशियम पे होगी। क्या? मैग्नीशियम पे क्रोजन होगी और जिंक पे हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो बात समझ गए ना आप बेटा? जी सर। जी सर। चलें अब इसमें एक और मिसाल ले लें जी, बड़ी अहम मिसाल है। एक लफ्ज लिखा हुआ मिल स्केल, और एक नीचे लिखा हुआ है लो अलाय स्टील या माइल्ड स्टील या एल्यूमिनियम अलाय। तो ऐसे करते हैं, लो अलाय स्टील ही ले लेते हैं। लो अलाय स्टील एक तरफ है, दूसरा मिल स्केल है, इन दोनों को आपस में जोड़ें तो एनोड कौन होगा? लो अलाय सर स्टील क्या होगा? लो अलाय स्टील जो है वो एनोड होगा, और मिल स्केल जो है वो कैथोड होगा। क्लियर है? सर ये कैसे होगा? देखो ना, दो ऊपर नीचे वाली जिस पोजीशन से पहले आपने जवाब दिया, मैंने सर कहा ये मिल तो स्केल और लो अलाय दोनों स्टील को पे आपस में जोड़ें। -.7 है। और नहीं सेम जानी, सेम है। आप सुने ना, लो अलाय स्टील को और मिल स्केल को जोड़ना है। अच्छा मिल स्केल को। अच्छा ठीक ठीक ठीक। सही हो ठीक गया। है, आप समझ आ हाँ गई ना जी हाँ जी। कि मिल हाँ जी हाँ स्केल और जी लो अलाय ठीक स्टील ठीक। को जोड़ा है, तो मिल स्केल तो अच्छा अच्छा। -0.4 है, और लो अलाय स्टील -0.7 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो लो अलाय स्टील है ना, तो ये नोड बनेगी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। सही तो हो ये गया सही नोड हो गया। बन जाएगी, और दूसरी मिल स्केल कैथोड है। कैथोड बन जाएगी। लिहाजा यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर स्टील के ऊपर मिल स्केल्स मौजूद हों तो मिल स्केल्स की मौजूदगी की वजह से स्टील एनोड बन जाती है, और मिल स्केल कैथोड बन जाती है, और मिल स्केल्स की इस हरकत की वजह से स्टील क्रोजन का शिकार होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि अगर अगर स्टील के ऊपर मिल स्केल्स मौजूद हैं तो पहले उनको रिमूव किया ठीक जाए, हो गया। जी उनको सर। रिमूव करें। अगर उनको रिमूव नहीं करेंगे तो उनकी मौजूदगी में आपका स्टील जो है वो नोड रहेगा और क्रोजन का शिकार होता रहेगा। तो मिल स्केल्स पहले रिमूव करने पड़ेंगे। अब मिल स्केल्स होते क्या हैं, इनको जरा पढ़ लेते हैं। मिल स्केल्स क्या होते हैं जी, कब बनते हैं, इसको सीखते हैं। मिल स्केल्स के बारे में ये है बेटा कि मिल स्केल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रोलिंग ऑपरेशन ऑफ स्टील सेक्शन। यानी मिल स्केल्स तब बनते हैं जब स्टील का रोलिंग सेक्शन या ऑपरेशन हो रहा हो। अक्सर आपने देखा ना कि जब स्टील या कोई मेटल की कोई चीज बनाते हैं तो भट्टी में पहले वो डालकर गर्म करते हैं, वो लिक्विड की सूरत अख्तियार करता है, फिर वो रेड हॉट आयरन की सूरत अख्तियार कर जाता है। जब ये रेड हॉट आयरन होता है तो उस वक्त इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बड़ी गर्म हो चुकी होती है, इवन रेड हो चुकी होती है आयरन। और यही आयरन जब रेड होती है तो उस वक्त आपको पता है, जैसे जैसे हमने कहा था कि थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तेजी के साथ करती है। अब तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो गया, टेम्परेचर भी कितना हो गया, 580 डिग्री सेंटीग्रेड, पर 580 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। और मेटल जो है वो जो आयरन है वो भी रेड हॉट आयरन में तब्दील हो गया। अब रेड हॉट आयरन हवा में ऑक्सीजन के साथ बड़ी तेजी के साथ रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड की लेयर बना देता है, और ये जो लेयर है ब्लू कलर की लेयर बनती है। तो ब्लू कलर की 580 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आयरन ऑक्साइड की जो लेयर बनती है स्टील के ऊपर, इसको मिल स्केल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिल स्केल। और ये तब बनते हैं जब रोलिंग ऑपरेशन हो रहा होता है। यानी रोलिंग ऑपरेशन क्या होता है कि जब आप उसको स्टील को बनाने के बाद जब आप उसको किसी शेप में डालकर, किसी जैसे क्वाइल में डाल दिया की सूरत में, किसी जॉसिस्ट की सूरत में, या किसी एंगल की सूरत में बना के शेप दे के उसको रखना चाह रहे होते हैं, तो उसको आप रोलिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो रोलिंग ऑपरेशन की मिसालें दी हैं, RSC रोलिंग स्टील क्वाइल, आर से रोलिंग, एस से स्टील और सी से क्वाइल, रोलिंग स्टील क्वाइल। इसी तरह रोलिंग स्टील एंगल। तो ये जो तो है, ये क्या है, रोलिंग स्टील जो है ना, ये बेसिकली रोलिंग ऑपरेशंस की मिसालें हैं। तो रोलिंग ऑपरेशन के दौरान ब्लू कलर की आयरन ऑक्साइड की लेयर 580 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनती है, इस लेयर को मिल स्केल बोलते हैं।
और ये लेयर भी सिर्फ एक तरह के ऑक्साइड से मिलकर नहीं बनती, बल्कि 3 तरह के ऑक्साइड से मिलकर बनती है, जिनको हम आयरन, जिसको हम वुस्टाइट, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट बोलते हैं। वुस्टाइट का फार्मूला FeO है, जो सबसे पहले सबस्ट्रेट के ऊपर बनती है, फिर दरमियान में जो है वो मैग्नेटाइट बनती है, और Fe2O3 उसे कहते हैं, फिर हेमाटाइट बनती है जी, हेमाटाइट Fe2O3, और मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। तो वुस्टाइट, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, ये 3 तरह की आयरन ऑक्साइड्स की लेयर हैं। ये मिलकर वो जो है ना मिल स्केल्स बनाती हैं। और ये जो मिल स्केल्स हैं, इनका ब्लू कलर होता है, और इनकी थिकनेस अगर देखें तो इसकी थिकनेस 25 से 100 माइक्रोन के बराबर होती है। 25 से 100 माइक्रोन के बराबर होती है। इसलिए जरूरी है कि चूंकि मिल स्केल्स की मौजूदगी में आपकी सरफेस जो कई मोटी है, वो सिर्फ 25 से 100 माइक्रोन वाली लेयर से भी क्रोड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मिल स्केल्स जो है वो कैथोड है, और आपकी सरफेस स्टील जो है वो एनोड है, और क्लोरीन एनोड पर होती है। तो 25 से 100 माइक्रोन वाली बारीक सी लेयर मिल स्केल्स की कई मोटी स्टील की सरफेस को कहा जाती है। वजह क्या है कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक होगी बात बेटा? ये है ठीक हो गया सर। बायोमेटालिक कॉन्टैक्ट। ये यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है जी। कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर के बारे में तो पूछ सकते हैं।